तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई में दम लगे हुए होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th की केमिस्ट्री में, आपके अपने चैनल में। तो कर रहा है चैप्टर 1 तो हम पढ़ ही रहे हैं, आपको पता ही है। हमारा 16वां वीडियो इस चैप्टर का चल रहा है और वो भी बहुत ही शानदार मतलब पूरे टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है और हम दिसंबर तक आपके सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि कुछ दिक्कत के कारण रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब आपको रेगुलर मिलेगा, पर डे मिलेगा, किसी दिन छुट्टी नहीं होगी। किसी दिन अगर ज़्यादा समय मिल जाएगा तो 2 वीडियो आपको एक दिन मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। करा लाइफ में वह मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं बल्कि सर्च करें। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। करा वन टॉप कारक, वन टॉप फैक्टर, इसके बारे में आज हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो वन टॉप फैक्टर होता क्या है? कह रहा है यह सामान्य अणुभार तथा असामान्य अणुभार का अनुपात होता है। मतलब नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास कि क्या होता है, अनुपात को ही क्या कहते हैं? वन टॉप फैक्टर कहते हैं। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो वैद्युत अनअपघट्ट नहीं होते हैं, मतलब जो अनअपघट्ट होते हैं, जो अनअपघट्ट होते हैं उनका जो क्या होता है, वन टॉप फैक्टर का मान क्या होता है? 1 होता है। आई बराबर कितना होता है? 1 होता है। और जो जिनका क्या होता है? वियोजन होगा, डिसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या होगा? एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन मतलब क्या? जिनका संयोजन होगा। जैसे क्या है, वन टॉप फैक्टर किनका 1 होगा? मान लीजिए क्या है, जो विद्युत अनअपघट्ट हैं, अनअपघट्ट हैं, जैसे क्या होगा, ग्लूकोज हो गया और शुगर, यानी किसे? चीनी और ग्लूकोज क्या होते हैं? ये टूटते नहीं है, क्या है? अनअपघट्ट हैं। और ड्यूरिंग एसोसिएशन जिनका क्या होता है? एसोसिएशन, जैसे क्या होगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल, इसके क्या है? इसके 2 मॉलिक्यूल, मतलब 2 अणु, इसके 2 अणु क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं? 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 1 अणु या मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसका क्या हो गया? आई का मान क्या हो गया? 1 से कम, 1 से कम हो गया। यहाँ पर आई का मान कितना हो गया? आई बराबर कितना आ गया? आई बराबर 2 था तो क्या हो गया? 1 हो गया, यानी 1/2 हो गया आई का मान। अब इसमें देखते हैं NaCl 1 था और टूट कर क्या बना लिया? Na प्लस और Cl माइनस। तो आई बराबर कितना हो गया? आई बराबर हो गया कितना? 2। फिर इसी प्रकार है Al2 SO4 का होल थ्राइस, तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा 2Al प्लस 3 SO4 माइनस। तो इसमें तो क्या होगा? NaCl वाले में आई का मान कितना हो गया? आई का मान 1 हो गया। लेकिन क्या होगा, इसमें आई का मान कितना? 2, 3, 5। आई का मान कितना हो गया? 5। तो क्या हो रहा है? डिसोसिएशन मतलब वियोजन हो रहा है। तो क्या हो रहा है? आई का मान बढ़ रहा है और एसोसिएशन हो रहा है, संगठन हो रहा है। तो क्या होगा? आई का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको वन टॉप फैक्टर में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो वन टॉप फैक्टर का बहुत ही शानदार सेशन तो चल ही रहा है। तो वन टॉप फैक्टर को शामिल करने पर अणुसंख्य गुणों के लिए समीकरण, जब वन टॉप फैक्टर को क्या किया गया? शामिल कर लिया गया, तो अणुसंख्य गुणों के लिए क्या होंगे? कुछ समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरणों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस P1 अपान P0 बराबर होता है I इंटू N2 अपान N1। फिर क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा? I KB इंटू M। हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर I KF इंटू M। इसमें क्या होगा? सभी में I जुड़ जा रहा है। और विलयन का परासर दाब पाई बराबर I N2 RT अपान V। तो जहाँ भी क्या होगा, हमको वन टॉप फैक्टर की जरूरत होगा, क्या आगे आई हम लगा लेंगे इन चीज़ों में, अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, हिमांक और विलयन के परासर दाब में। मतलब क्या अणुसंख्य गुणों में क्या होगा? आई का मान हम जोड़ लेंगे। तो वियोजन की स्थिति में, तो आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं कैसे वियोजित होगा, कैसे अणु टूटेंगे। माना कोई विद्युत अपघट्ट है, अनअपघट्ट तो टूटेगा नहीं। तो माना कोई विद्युत अपघट्ट AXBY है, अतः AXBY है, तो वियोजन से पहले क्या होगा? वह उसका कितने अणु होंगे? 1 होगा। अब वियोजन के बाद मान लेते हैं क्या, x a का पावर x में और y b का पावर x में क्या होता है? टूट जाता है। तो यदि क्या होता है, वियोजन से पहले दोनों क्या थे? दोनों क्या हैं? 0 0 हैं।
और वियोजन से पहले क्या है, ax by क्या 1 है। और जब वियोजन हो जाता है तो मान लेते क्या अल्फा या क्या x इंटू अल्फा, इसके क्या होते हैं अल्फा कर टूटते हैं, इसको y का y अल्फा। तो वियोजन से पहले क्या था 1 माइनस अल्फा था, वियोजन के बाद क्या x अल्फा और y अल्फा। तो माना अल्फा वियोजन की क्या है मात्रा है, मान लेते हैं क्या यहाँ अल्फा वियोजन की क्या है मात्रा है, माना अल्फा वियोजन की मात्रा है तो 1/2 फैक्टर वियोजन के पश्चात कुल मोल बटे वियोजन से पूर्व कुल मोल। तो वियोजन के बाद क्या होगा कुल मोल क्या है, वियोजन के पश्चात कुल मोल कितने हैं 1 माइनस अल्फा x अल्फा प्लस y अल्फा। और वियोजन से पहले क्या थे 1 था और ये 0 0 था। तो क्या हो गया i का मान इतना आपको निकल कर आ गया। तो i का मान कितना आ गया i माइनस 1। इसमें क्या होगा 1 का वो क्या करेंगे इधर लाएंगे और हो जाएगा x माइनस अल्फा y माइनस अल्फा और माइनस अल्फा। अल्फा का मान क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 और i माइनस 1। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा i माइनस 1 अपान x प्लस वाई माइनस 1, यानी i माइनस 1 अपान x प्लस वाई क्या है n है और n माइनस 1। तो i माइनस 1 अर्थात n बराबर क्या है x प्लस वाई, अर्थात विद्युत अपघट्य के एक अणु से के पूर्व वियोजित होने पर प्रदान किए गए कुल आयनों की संख्या कितनी होगी n होगी। मतलब टोटल कितने आयन होंगे वियोजन से पूर्व क्या होंगे अणु में वियोजित होने पर प्रदान किए गए कुल आयनों की संख्या कितनी होगी n के बराबर होगी। मतलब कितने आयन में क्या रूप में टूट रहे हैं क्या वही n की संख्या है। तो फिर अब जानते हैं विलय में संगुणन की प्रकृति। जब संगुणन होता है माना कोई विलय ए विलयन में निम्न प्रकार संगुणित होता है। मान लीजिए n था और क्या हो गया an के रूप में क्या हो गया संगुणित हो गया। तो संगुणन से पहले क्या था 1 था और 0 था और संगुणन के पश्चात यदि क्या हो गया संगुणन क्या होगा अल्फा होगा, जो अल्फा क्या विलय के संगुणन की मात्रा है और n क्या है संगुणन की संख्या। तो अल्फा बटे n संगुणन की संख्या क्या अल्फा बटे n। तो i बराबर संगुणन के पश्चात कुल मोल और संगुणन से पूर्व कुल मोल। संगुणन के पश्चात 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n और संगुणन से पहले क्या था 1 था। तब यहाँ पर हल करने पर आपको 1 माइनस अल्फा माइनस अल्फा अपन n माइनस 1। अब इसको क्या कहा अभी 1 तो क्या गया 1 तो उधर चला गया तो अल्फा i माइनस 1 बराबर आ गया अल्फा इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा i माइनस 1 अपान n माइनस 1। तो हमें उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अब आइए पराशर दाब पर आधारित कुछ अंक एक प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पाई बराबर CRT के बारे में हमने पढ़ा है। पाई बराबर CRT, पाई भी बराबर NRT और पाई भी बराबर W अपान MRT, जहाँ पाई क्या है पराशर दाब है, अब भी आयतन है और T क्या है परम ताप है। पराशर दाब का जो पराशर दाब है, पराशर दाब की मात्रा क्या है बार प्रति ATM और वॉल्यूम को क्या लीटर में मापते हैं और परम ताप को क्या केल्विन में और C क्या सांद्रता कंसंट्रेशन है जिसको मोल प्रति लीटर में और N क्या नंबर ऑफ मोल और W वेट ऑफ सॉल्यूट पदार्थ की मात्रा और M क्या मॉलिक्यूलर पदार्थ का भार ग्राम प्रति मोल में और R या S सॉल्यूशन कांस्टेंट मतलब बिलियन का स्थिरांक है बार लीटर प्रति मोल केल्विन में। ये इन्हीं फार्मूलों का यूज करके हम क्या करेंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो आइए क्वेश्चन को क्या करते हैं अब सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपर्टेड बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इतना ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास इतना दिया है इन 500 ml वाटर 837 डिग्री सेल्सियस। R बराबर दिया है इतना लीटर ATM मोल प्रति केल्विन। तो इसमें जो दिया है सबसे पहले क्या करेंगे हम उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जब लिख लेंगे जो दिया है, जिसके बाद हमको क्या करना है पूछ रहा है क्या इसमें पूछ रहा है पराशर दाब की गणना, हमको P का मान पूछ रहा है। पराशर दाब हमको क्या करना है ज्ञात करना है। जब पराशर दाब हमको ज्ञात करना है तो पराशर दाब ज्ञात करने के लिए तो क्या क्या दिया है, W बराबर दिया कितना 1.59 ग्राम और M दिया है, M का मान कितना दिया 18,000 1,85,000 दिया है 1,85,000 के मौलिक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास दिया है। फिर अणुभार कितना दे हो जाएगा कह रहा है कितना कौन सा है मौलिक द्रव्यमान 500 मिली, R का मान इतना है
हाँ तो ये तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, वेट हो गया, हाँ अणुभार दे दिया, अणुभार हो गया ना ये। अब कौन सा क्या दिया है, वो 500 आयतन दे दिया 500 ml, यानी कितना 1/2 लीटर। 500 ml क्या हो गया 1/2 लीटर, या लिख सकते हैं 0.5 लीटर। भी हो गया, आर का मान 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब हमको पी भी पराशर दाब को हम क्या लिखते हैं, पाई से लिखते हैं ना, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पाई बराबर एन आर टी, पाई भी बराबर एन आर, और टी का मान भी दिया है ना, टेम्परेचर भी दिया है ना, टेम्परेचर टी का मान कितना दिया 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या करेंगे, केल्विन में बदलेंगे तो क्या होगा, प्लस 37 डिग्री सेल्सियस था तो प्लस इसमें 273 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक सेकेंड, 37 क्या करेंगे, इसमें 273 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 310 केल्विन। तो इसमें हमको फार्मूला कौन सा लगेगा, ये लास्ट वाला, W पाई भी बराबर W/m/R/T। तो पाई भी बराबर W/m/R/T। पाई का मान कितना है, पाई का मान हमको क्या है पूछ रहा है, W/m/V/R/T इंटू RT/V। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको मान रख देना है, तो मान रखेंगे तो पाई बराबर हो जाएगा, W का मान कितना है 1,85,000, M का मान कितना है 1.59 गुणे R का मान कितना है 0.821 और R हो गया, T का मान कितना है 310 और आयतन कितना है 0.5। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। 310 है, अब टोटल को क्या करेंगे, अब इसको इधर एक बार लिख लेते हैं, पाई बराबर कितना है 159 हो जाएगा। ये क्या कर लेते हैं, इसको एक सेकेंड, W का मान यहाँ उल्टा लिख दिया ना, एक सेकेंड, W का मान यहाँ हो जाएगा ना, W का मान हो जाएगा 1.59 और 1,000 85,000। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि क्या करते हैं हम दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ 2 अंक और ये 3 5 और नीचे क्या हो जाएगा 5 जीरो बढ़ जाएगा, तो 159 गुणे 821 गुणे 310 और एक इसको हटाते हैं दशमलव को, इस दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इस दशमलव को क्या करेंगे, हटा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3100 और नीचे 2 3 5 कितने थे 0.8 था ना, 2 4 2 6 तो नीचे 6 जीरो बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 185 1 2 3 4 5 6 गुणे 5। ये सारे जीरो क्या हो गए, हट गए। तो हमको इसको टोटल को क्या करेंगे, जब हल करेंगे तो आपका आएगा 0.0000437 ATM क्या पाई का मान आपका मिल जाएगा 0.00437
7 ATM मतलब वायुमंडल, वायुमंडली दाब के बराबर हो जाएगा। तो ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, हमने इस थोड़ा सा क्या था कि सिर्फ कैलकुलेशन, आपको गुणा भाग तो आपको करना है, गुणा भाग तो कोई सिखाएगा नहीं, हमारा काम क्या है फार्मूला बताना है, गुणा भाग आप अच्छे से कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एट 300 डिग्री सेल्सियस इज 50 ATM दाब, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन दिस सॉल्यूशन। पोटेशियम क्लोराइड घोल का परासर दाब 300 केल्विन पर 50 ATM है, मतलब पाई का मान कितना दे दिया 50 ATM। फिर दे दिया है टी का मान दे दिया कितना 300 केल्विन, और आर का मान तो क्या होता है, आर का मान कांस्टेंट होता है 0.0821 ATM लीटर प्रति मोल केल्विन। ये मान हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में आपको लास्ट में पेपर के लास्ट में देता है सारे वैल्यू क्या है, आर का मान क्या है, जो भी जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उनका मान आपको एग्जाम में दिया रहता है। अब यहाँ पर पाई बराबर CRT यही फार्मूला लगा देंगे, पाई बराबर CRT लगा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा C बराबर हमको निकालना है, तो क्या है C का मान क्या पूछ रहा है तो C बराबर होगा पाई अपान RT। तो पाई का मान कितना है 50, R का मान कितना है 0.0821 इंटू T का मान कितना है 300, तो 5 6 का 30, 6 बार में हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/6 करने 6, 6 दूनी 12, 1 2, 6 8 48, 1 49, 0.4926 दशमलव हटेगा तो 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 0 आ जाएगा, 3 4 0 49 26, और भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2.03 मोल प्रति लीटर। इसका क्या हो जाएगा आंसर, और इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी 2.03 मोल प्रति लीटर। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, एग्जाम में इससे ज़्यादा कठिन आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, करा व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए 0.002 मोल सुक्रोज सॉल्यूशन। इतना मोलर सुक्रोज घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासर दाब क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आर का मान तो दिया इतना, तो यहाँ पर दिया कितना पाई का मान क्या है, परासर दाब क्या रहा है पूछ रहा है, परासर दाब आपको पूछ रहा है। सी का मान कितना है, सांद्रता कितना दिया है 0.0020 मोल प्रति लीटर। मोलर है तो क्या, इतना मोलर तो क्या मोल प्रति लीटर, सांद्रता क्या है मोलर, मोलर में व्यक्त करता है तो मोल प्रति लीटर। तो 0020 मोलर है, सांद्रता हो गया, आर का मान 0.0821 ATM लीटर प्रति मोल केल्विन। अब T का मान कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस यानी 20 प्लस 273 यानी हो जाएगा 293 केल्विन। तो अब इसको हल करेंगे तो P बराबर CRT, P बराबर P कर रहे हैं, पाई बराबर हम जानते हैं परासर दाब पाई बराबर होता है CRT, परासर दाब CRT मिल गया। तो C का मान कितना है 0.0821, R का मान कितना, R का मान इतना रख दिया, C का मान कितना है 0.0020 इंटू 293। तो अब कितना, अब इसको क्या करेंगे टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसका और इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.000
821 दूना 1642, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक पे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक पे 0, 4 0 के पहले क्या हो जाएगा 0.00। एक सेकंड, इसको 2 को हटा देंगे ना, 1 सेकंड आपका आ जाएगा, इतना ही आएगा, पाई बराबर आ जाएगा 821 दूना 1642, 4 3 7 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इंटू 293। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.0481106 ATM। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ चुका है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।